Hello and welcome to Prackstar Classes. This video is part 2 of the series of videos on chapter Power Sharing of Class 10th Political Science book. In the previous video, we tried to understand the term power sharing, its meaning and definitions, and also the way it is practiced. We will now read the chapter word by word and paragraph by paragraph to have a clear understanding of this very important topic. Now you see a map on your screen of Belgium, and this map is telling you about the population composition of Belgium. Similarly, Sri Lanka and its population composition. Now these two examples will help us understand this noble concept of power sharing. So let's begin. In this module, we will focus on cases of these two countries and understand the question why power sharing is desirable. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. So it's much smaller than Haryana as well. It has borders with Netherlands, France and Germany. It has a population of little over 1 crore, about half the population of Haryana. The ethnic composition of this small country is very complex. It's a little complicated because there are ethnic groups, which reside or which live in Belgium, and we'll understand that. We'll also understand the meaning of ethnic as well. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. तो देश की कुल आबादी में जो 59% लोग थे वो फ्लेमिश इलाके में रहते थे और वो डच भाषा बोलते थे. Another 40% people live in the Wallonia region and speak French. और 40% के करीब लोग जो रहते थे वो वेलोनिया रीजन में रहते थे और वो फ्रेंच भाषा बोलते थे. रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन, और जो बाकी बचे 1% लोग थे वो जर्मन भाषा बोलते थे. इन द कैपिटल ब्रसल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच while 20% are Dutch speaking. So पूरे देश में अगर देखा जाए तो डच लैंग्वेज बोलने वाले 59% थे, लेकिन कैपिटल ब्रसल्स में 20% लोग ही सिर्फ डच बोलते थे और बाकी 80% लोग फ्रेंच बोलते थे. तो पूरे देश में डच लोगों की आबादी ज़्यादा थी, 59% के करीब थी, और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की जो आबादी थी वो सिर्फ 40% की थी. लेकिन राजधानी में इसका ठीक उल्टा था. जो ब्रसल्स, जो बेल्जियम की राजधानी थी, वहाँ 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग ही डच बोलते थे. अब हम यहाँ पे एथनिक वर्ड का मतलब देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. एथनिक वर्ड का जो मीनिंग है वो ग्रुप्स ऑफ पीपल फ्रॉम स्पेसिफिक एरियाज हु शेयर द सेम और सिमिलर कस्टम्स आर कॉल्ड एथनिक ग्रुप्स. लाइक हमारे देश में ही देख लीजिए आप, बंगाल वाले लोगों को हम बंगाली बोलते हैं, बिहार वालों को बिहारी बोलते हैं, हरियाणा वालों को हरियाणवी बोलते हैं. क्योंकि उनके कल्चर, ट्रेडिशंस, उनकी भाषा, वेशभूषा में थोड़ा डिफरेंस होता है, हम लोगों से अलग होते हैं, तो हम उनको एक अलग आइडेंटिटी दे देते हैं और उनको उसी नाम से पुकारते हैं. यही उसका मतलब है एथनिक ग्रुप का. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर. तो जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, जो 40% के लोग थे, वो रिलेटिवली रिच थे, यानी वो अमीर थे और पावरफुल थे. दिस वॉज रिजेंटेड, और इस बात से लोगों को, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसको नाराज़गी थी, या इस बात से उनको दिक्कत होती थी क्योंकि उनको ये सब चीज़ें बाद में मिली थी. यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन जो है वो बहुत बाद में मिली थी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल लोगों के मुकाबले में. दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़, और इसकी वजह से फ्रेंच और डच स्पीकिंग लोगों के बीच जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन हमेशा रहती थी. ड्यूरिंग द 1950s एंड द 1960s द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वाज मोर अक्यूट इन ब्रसल्स, और ब्रसल्स में ये कुछ ज़्यादा ही थी क्योंकि वो राजधानी थी वहाँ की. एंड ब्रसल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, और यहाँ पे एक अजीब सी प्रॉब्लम थी. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country,
बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। अब यहाँ पे ठीक उल्टा था, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। डच स्पीकिंग जो आबादी थी वो देश के अंदर तो मेजॉरिटी में थी, यानी बहुसंख्यक थी, लेकिन राजधानी में वो एक माइनॉरिटी के रूप में थे, यानी कि वहाँ उनकी आबादी फ्रेंच स्पीकिंग लोगों से कम थी। नाउ लेट अस कंपेयर दिस सिचुएशन टू लेट अस कंपेयर दिस टू सिचुएशन इन अनदर कंट्री, और वो है श्रीलंका। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। श्रीलंका एक द्वीप है और भारत देश के नीचे की साइड में सदर्न एरिया में वो पड़ता है। और इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, द पॉपुलेशन जो है वो 2 करोड़ की है। अबाउट द सेम एज हरियाणा, जैसे हरियाणा में जितनी आबादी है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। और बाकी देशों की तरह श्रीलंका में भी जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग प्रांतों के और अलग अलग भाषा वाले लोग वहाँ रहते हैं। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंघला स्पीकिंग 74%। तो सिंघला बोलने वाले जो एक्चुअली में श्रीलंका के ओरिजिनल निवासी हैं, उनकी जो आबादी है वो लगभग 74% थी। एंड द तमिल स्पीकर्स 18%। और जो तमिल बोलने वाले लोग हैं, लोग जो आप वहाँ रहते हैं, वो 18% के करीब हैं। अमंग द तमिल्स देर आर 2 सब ग्रुप्स। और तमिल्स के बीच में 2 सब ग्रुप्स हैं। एक तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। एक जो वहीं के शायद निवासी हैं और उन्होंने तमिल भाषा को अपना लिया या तमिल कल्चर को अपना लिया, तो वो श्रीलंकन तमिल्स बोले जाते हैं। द रेस्ट whose forefathers came from India as plantation workers during the colonial period are called Indian Tamils. जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये श्रीलंका के मैप पे अगर आप देखेंगे आपको दिखेगा कि नॉर्थ में और ईस्ट में इनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। जो रेड कलर का रिप्रेजेंटेशन है वो श्रीलंकन तमिल, वो तमिल्स का ही है, श्रीलंकन तमिल्स का ही है। इंडियन तमिल्स को आप देख सकते हो साउथ सेंट्रल इलाके में, जो डार्क और जो ब्राउन कलर से रिप्रेजेंटेड है। और उसी तरह से देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल्स एंड सिंघला। तो वो तमिल भी बोलते हैं और कुछ उनमें से सिंगला भी बोलते हैं। Just imagine what could happen in situations like this. In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German-speaking population. तो यहाँ पे आप अगर इमेजिन करें या ये सोचें या इस चीज़ पे ध्यान या गौर करें कि क्या हो सकता था बेल्जियम के अंदर। जो डच कम्युनिटी है, यानी जो बहुसंख्यक कम्युनिटी है, वो चाहती तो वो एडवांटेज ले सकती थी, यानी वो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वहाँ पे फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग जो पीपल है या जो पॉपुलेशन है, उनके ऊपर हावी हो सकती थी, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमा सकती थी। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज़ फर्दर। और जो पहले से ही टेंशन ऑलरेडी चल रहा था इन कम्युनिटीज़ के बीच में, इसके आ जाने के बाद या ये जो हावी होने वाली बात थी, इसके होने के बाद वो टेंशन जो है और ज़्यादा बढ़ जाती। तनाव और वो जो घमासान और वो आपस में जो द्वंद्व और कुंठा वो और बढ़ जाती। दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और शायद इसकी वजह से देश का विभाजन भी हो जाता। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर द ब्रसल्स। और दोनों ही ग्रुप्स जो है, दोनों ही साइड के लोग ब्रसल्स जो राजधानी है उस पर अपना क्लेम करते। इन श्रीलंका द सिंघला कम्युनिटी enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. और श्रीलंका में तो सिचुएशन और ज़्यादा अलार्मिंग थी, क्योंकि सिंघला कम्युनिटी की जो आबादी थी वो बहुत ज़्यादा थी कंपैरेटिवली माइनॉरिटी पॉपुलेशन से। और ये लोग चाहते तो अपना प्रभुत्व जमा सकते थे और अपना वर्चस्व माइनॉरिटी कम्युनिटी पे जमा सकते थे। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज़। और अब हम
ये देखेंगे आगे पढ़ते हुए कि क्या हुआ इन देशों में। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, ये हेडिंग है आपके अगले पैराग्राफ का, और जिसमें हम श्रीलंका के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे ना। मेजॉरिटेरियनिज्म एक वर्ड, एक सोच है कि इसमें इस सोच के अंदर ये मानना होता है लोगों का कि जो बहुसंख्यक आबादी है उसी को अधिकार होना चाहिए देश के ऊपर शासन करने का, और उसी के हिसाब से देश चलना चाहिए। और इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखना, और उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उसका बिल्कुल कंसिडर नहीं करना, यही मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसी है या सोच है। नाउ श्रीलंका इमर्ज्ड, इसके पहले हम मेजॉरिटेरियनिज्म का एक मीनिंग देख लेते हैं जो आपकी बुक में दिया गया है, बुक में दिया हुआ है। अ बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स, जैसा वो चाहे वैसे वो सरकार को चला सकते हैं या देश को चला सकते हैं, जो बहुसंख्यक आबादी है, बाय डिसरिगार्डिंग विशेस एंड नीड्स ऑफ द कंट्री। और माइनॉरिटीज़ हैं या जो या माइनॉरिटीज़ की नीड्स को और विशेस का बिल्कुल ख्याल नहीं रखना है और उनकी बिल्कुल उपेक्षा करनी है। So Sri Lanka emerged as an independent country in 1948, हमारे इंडिया से एक साल बाद। The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. और जो सिंगला कम्युनिटी के लीडर्स हैं उन्होंने ये प्रयास किया और उसमें सफल भी रहे कि वो सरकार के ऊपर अपना जो वर्चस्व है वो कायम रख सकें, अपना डोमिनेंस कायम रख सकें। और ये किस आधार पे? ये उसी आधार पे कि उनकी आबादी ज़्यादा है, वो बहुसंख्यक है। एज अ रिज़ल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिंगला सुप्रीमेसी। और सिंगला डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए या उनका वर्चस्व को स्थापित करने के लिए उन्होंने वहाँ की सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिससे जो है उनका वर्चस्व वहाँ पे कायम हो सका, या उन्होंने उसको कायम करने का प्रयास किया। अब मेजॉरिटेरियनिज्म एक पॉलिसी है जो पावर शेयरिंग के बिल्कुल ऑपोजिट सोच रखती है। पावर शेयरिंग में सबको जगह मिलती है या सबकी उम्मीदों का ख्याल रखा जाता है, सभी वर्गों को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। लेकिन मेजॉरिटेरियनिज्म इसका बिल्कुल उल्टा है, और इसमें जो है बहुसंख्यक समाज को ही फ़ायदा होता है और वही लोग जो है देश को चलाते हैं और बाकी लोगों को उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. तो 1956 में एक कानून उन्होंने बनाया जिसके तहत जो सिंगला लैंग्वेज थी उसको उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, यानी कि जो राष्ट्रभाषा होती है वो उसका दर्जा उसको मिल गया, और तमिल भाषा को बिल्कुल उपेक्षित किया गया, यानी उसको इग्नोर किया गया। The governments followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. जो सरकार थी उसने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई, ऐसे नियम कानून बनाए जिसके तहत सिंगला एप्लीकेंट्स, यानी जो सिंगला लैंग्वेज बोलने वाले जो आबादी थी, उनको यूनिवर्सिटी की पोजीशंस में और गवर्नमेंट जॉब्स पहले मिलती थी और ज़्यादा मिलती थी। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. और जो नया संविधान बनाया उस संविधान के तहत जो है ये लगभग नॉन सेक्युलर कंट्री हो गया, यानी अब ये धर्मनिरपेक्ष कंट्री नहीं रह गया, और इन्होंने अपने आप को बुद्धिस्ट कंट्री घोषित कर दिया, और इन्होंने कहा इस कानून के तहत कि वो बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करेंगे और बुद्धिज़्म को फैलाएंगे या बढ़ाएंगे उसको। All these government measures, coming one after the another, gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. और श्रीलंकन तमिल्स उपेक्षित हो गए और उन्होंने इस उपेक्षा के शिकार हो गए वो, और उनके अंदर जो भावना थी, दुर्भावना पैदा हो गई कि वो उनको सेकंड क्लास के सिटीजन्स के रूप में दर्जा दिया जाने लगा, जो वहाँ के लिए अच्छा नहीं था, श्रीलंकन तमिल्स के लिए,
क्योंकि ये सारे कदम जो सरकार उठा रही थी वो लगभग उनको यही फीलिंग दे रहे थे. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture. और उनके अंदर ये भावना उत्पन्न हो गई कि कोई भी जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ की, जो बुद्धिस्ट सिंगला लीडर्स के द्वारा संचालित की जाती हैं या वो लीड करते हैं उनको, वो बिल्कुल भी हमारी उम्मीदों या हमारे जो लैंग्वेज है, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा जो कल्चर है, उसका बिल्कुल सम्मान नहीं करते वो लोग और उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते. दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम in getting jobs and other opportunities and ignored their interests. तो उनको यही लगता था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो नया संविधान है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो हमको बराबर का राजनीतिक अधिकार नहीं देती है, पॉलिटिकल राइट्स इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रही हैं और डिस्क्रिमिनेट करती हैं, यानी भेदभाव होता है गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़. तो नौकरी मिलने में या रोज़गार मिलने में भी भेदभाव किया जाता है और बाकी जो अवसर हैं उनमें भी भेदभाव होता है. एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट, और उनकी जो इंटरेस्ट थी, उनकी जो एस्पिरेशंस, उम्मीदें थी, जो उनकी इच्छाएं थी, उसको बिल्कुल दबाया गया या उसकी बिल्कुल उपेक्षा की गई. एज अ रिज़ल्ट द रिलेशंस between the Sinhala and the Tamil communities strained over times, और जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि तमिल बोलने वाले और सिंगला बोलने वाले लोगों के बीच या इन कम्युनिटीज़ के बीच बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया और कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि लड़ाई झगड़े भी आपस में शुरू हो गए. The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language. तो उन्होंने ये संघर्ष शुरू कर दिया और कई पार्टीज़ को लॉन्च किया. किस लिए? कि संघर्ष किया जा सके तमिल को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज स्थापित कराने के लिए. फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, और जो उनका इलाका था, जिन इलाकों में वो रहते थे, उन इलाकों को ऑटोनॉमी मिल सके, यानी लगभग खुद की सरकार बनाने का उनको अधिकार या मौका मिल सके. एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, और जॉब्स हासिल करने में और एजुकेशन हासिल करने में उनको बराबरी का हक मिल सके, इक्वालिटी मिल सके. बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड. लेकिन इनकी इस डिमांड को बार बार डिनाई किया जाता रहा श्रीलंका की सरकार द्वारा. बाय द 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन independent Tamil Eelam, which actually means a state. So 1980 के आसपास, 1980 तक जो है वो बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट हो गए और इन लोगों की इन ऑर्गेनाइजेशंस की यही डिमांड थी कि हमारी एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट क्रिएट किया जाए नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में. The distrust between the two communities turned into widespread conflict, और इन दोनों के बीच जो अविश्वास की भावना जो उत्पन्न हो गई थी दोनों कम्युनिटीज़ के बीच, उसने जो है वो हिंसा वाला रूप ले लिया, हिंसात्मक रूप ले लिया और फाइनली एक सिविल वॉर के रूप में तब्दील हो गया. सिविल वॉर यानी गृह युद्ध. इसमें सिविल वॉर में जनरली होता क्या है कि जब जनता ही आपस में लड़ने लगती है, यानी दो कम्युनिटीज़ अगर वहाँ पे रिज़ाइड कर रही हैं और उन दोनों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है और फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं, मारकाट शुरू हो जाती है, उसको सिविल वॉर बोलते हैं. एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों साइड के बहुत सारे लोग मारे गए, हज़ारों लोग मारे गए. मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रेफ्यूजीज़, बहुत सारे परिवारों को देश छोड़ना पड़ा, शरणार्थी के रूप में दूसरे देशों में शरण लेना पड़ा. एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स, और बहुत लोगों की रोजी रोटी भी छिन गई. You have read in chapter 1 of economics textbook class 10th about Sri Lanka's excellent record of economic development, education and health.
but the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of this country. तो ये हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में क्लास 10th के, जहाँ पे श्रीलंका का एग्जाम्पल फिर आएगा और उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से हुई आज़ादी के बाद उसका जिक्र होगा। वो हम उस इकोनॉमिक्स का चैप्टर जब पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि बेल्जियम में क्या हुआ। बेल्जियम में ठीक इसका उल्टा हुआ। बेल्जियम में लोगों को एक साथ लेकर के चलने वाली पॉलिसी अपनाई गई, और जो हेडिंग है, टाइटल जो पैराग्राफ का है, वो अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो वहाँ मेजॉरिटेरियनिज्म हुआ, यानी कि वहाँ ठीक पावर शेयरिंग का ठीक उल्टा हुआ। पावर शेयरिंग में सबको अधिकार मिलता है, अभी सब वर्गों को अधिकार मिलता है, सब सारे समाज को अधिकार मिलता है, लेकिन मेजॉरिटेरियनिज्म में सिर्फ बहुसंख्यक लोगों को अधिकार मिलता है। तो वो बिल्कुल उल्टा था। अब बेल्जियम में अकोमोडेशन इन बेल्जियम, द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। दे रिकग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। इन लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया कि हाँ भाई, रीजनल डिफरेंसेस हैं और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं, यानी हमारे देश में विविधता है, विभिन्नता है, और इन सब को साथ में लेके चलना ज़रूरी है अगर हम देश को एक रखना चाहते हैं और अगर हम देश की तरक्की चाहते हैं। Between the 1970s and 1993 they amended the constitution 4 times। तो इन्होंने 4 बार अपने संविधान में बदलाव किए, यानी संशोधन किए, so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together। और क्यों ये किए? क्योंकि एक वो अरेंजमेंट करना चाहते थे, वो इस तरह का तरीका अपनाना चाहते थे जिससे सभी लोगों को साथ में लेकर के चला जा सके और सभी लोग एक साथ एक देश में रह सके। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। और ये मिसाल है, जिस तरह का अरेंजमेंट बेल्जियम में हुआ वो एक मिसाल था पूरी दुनिया के लिए, और इसीलिए इसका जिक्र हमारे चैप्टर में आया है और हम बेल्जियम के बारे में पढ़ रहे हैं। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड वेरी इनोवेटिव। और ये बहुत इनोवेटिव था, यानी कि एक नया तरीका था, इसमें कुछ नयापन था। Here are some of the elements of the Belgian model। और यहाँ पे कुछ हमें बताया गया है क्या क्या चीज़ें हुई वहाँ पे। Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र की सरकार है, उसमें संविधान ने ये सुनिश्चित किया कि दोनों भाषा के लोगों को बराबर या इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो बराबर की संख्या में होंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। और कुछ कानून ऐसे भी हैं जिनको चेंज करने के लिए, जिनमें कोई भी बदलाव करने के लिए दोनों ग्रुप्स के मेजॉरिटी मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने मतलब थोड़ा सा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया। Thus, no single community can make decisions unilaterally। यानी कोई भी एक वर्ग जो है decisions नहीं ले सकता अपनी मर्जी से। Many powers of the central government have been given to the state government of the 2 regions of the country। The state governments are not subordinate to the central government। तो state government independently काम करती है वहाँ पे, और बहुत सारे अधिकार जो केंद्र के पास थे उन अधिकारों को राज्यों को दिया गया, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दिया गया। द ब्रसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। और ब्रसेल्स में एक अलग सरकार बनाई गई, इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और दोनों कम्युनिटीज़ को यहाँ भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसेल्स। फ्रेंच जो जिनकी आबादी ज़्यादा थी ब्रसेल्स में, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि ठीक है भाई, बराबर होना चाहिए। क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि ठीक है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को भी बराबरी का स्थान मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। This community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक तीसरी तरीके की सरकार बनाई और जिसको बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये उन लोगों द्वारा ही चुना जाता था जो किसी विशेष कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। जैसे डच अपना चुनते थे, फ्रेंच अपना चुनते थे और जर्मन स्पीकिंग अपना चुनते थे।
नो मैटर वेर एवर दे लिव, जहाँ भी वो रहते थे वो ये चुनाव करते थे। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। और इस सरकार को, कम्युनिटी गवर्नमेंट को पावर्स दिए गए सिर्फ और सिर्फ इन तीन चीज़ों पर फैसले लेने के, कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पर। You might find the Belgian model very complicated. It is indeed very complicated, even for people living in Belgium. ये थोड़ा सा complicated दिख रहा है और वाकई में complicated है। यहाँ तक कि बेल्जियम में रहने वाले लोगों को भी ये थोड़ा सा complicated लगता है, लेकिन ठीक है, सिस्टम अच्छा है और वो काम कर रहा है। But these arrangements have worked so well. बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्क वेल सो फार। अभी तक बहुत बढ़िया काम किया है इस अरेंजमेंट ने और देश को एक रखा है और मजबूत रखा है। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़ एंड अ पॉसिबल डिविजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। और इन पॉलिसीज़ ने ये हेल्प किया है कि वो देश एक रहे और जो टेंशन्स थी दोनों के बीच वो ख़त्म हो गई। और एक जो संभावना थी कि देश का विभाजन हो जाएगा, यानी देश अलग हो जाएगा भाषा के आधार पर, उसको भी इन पॉलिसीज़ ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters। और इस पॉलिसी की वजह से ही शायद ब्रसल्स को चूज़ किया गया यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाने के लिए। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए। Now what do we learn from these two stories of Belgium and Sri Lanka? Both are democracies, दोनों डेमोक्रेसीज़ हैं, दोनों जगह डेमोक्रेसी है बेल्जियम और श्रीलंका में। येट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। और दोनों ने जो है अलग अलग तरीके से पावर शेयरिंग के सवाल पर जो है अलग अलग तरीका अपनाया। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स। तो बेल्जियम के लोगों ने या बेल्जियम के जो नेताओं ने ये महसूस किया कि नहीं, जब तक हम जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसकी फीलिंग्स और उसके इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखेंगे, तब तक हम देश को एक साथ नहीं रख सकते, यानी एक नहीं रख सकते। सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेड अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर। और इस एहसास ने ही उनको मजबूर किया ये सोचने पे कि भैया पावर शेयरिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है और इसके बिना देश हम नहीं चला सकते। श्रीलंका शोज़ अस अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल। और श्रीलंका ने एक पूरा विपरीत एग्जाम्पल दिया। It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country। तो श्रीलंका ने जो रुख अपनाया, जो पॉलिसी अपनाई, उसके तहत जो है देश की संप्रभुता और उसकी जो एकता है उसको खतरा हुआ, क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो अपना प्रभुत्व यानी अपना वर्चस्व माइनॉरिटीज़ पे करना चाहती थी, और जिसकी वजह से देश की जो एकता है उसको खतरा हुआ। नाउ यहाँ पर वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, ये क्वेश्चन हमें आंसर करना है इस चैप्टर में, इस वीडियो में ही। थोड़ा सा लेंदी हो गया है वीडियो ज़रूर, लेकिन आपको मुझे लग रहा है कि अब काफ़ी क्लियर हो गया होगा पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। तो अब हम पढ़ लेते हैं लैंग्वेज के हिसाब से पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। दस two different sets of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला पॉइंट है और ये कह रहा है कि पावर शेयरिंग इज़ गुड। पावर शेयरिंग अच्छा है, क्यों? क्योंकि वो जो पॉसिबिलिटी है या जो चांसेस हैं कॉन्फ्लिक्ट के, संघर्ष के बिटवीन सोशल ग्रुप्स, उसको ख़त्म करती है या उसको रिड्यूस करती है। Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order। तो चूँकि social conflict या सामाजिक संघर्ष जो होता है वो अक्सर करके हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता की ओर ले जाता है, तो पावर शेयरिंग एक अच्छा तरीका है कि इस राजनीतिक व्यवस्था को जो है बना करके रखा जा सके। Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run। मेजॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा माइनॉरिटी पर अपना वर्चस्व स्थापित करना एक अच्छी पॉलिसी दिख सकती है कुछ समय के लिए,
लेकिन लेकिन बट इन लॉन्ग रन यानी लंबे दूरी तय करने में ये थोड़ा सा दिक्कत देगी और शायद जो है वो देश की जो संप्रभुता और एकता है उसको खतरे में डालेगी. Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. और ये कहा जाता है ना कि मेरा घर अगर जलेगा, मोहल्ले में आग लगेगी या शहर में आग लगेगी, मेरा घर जलेगा तो तुम्हारा भी जलेगा. तो बिल्कुल वैसे ही है, एक का नुकसान होगा तो ऑब्वियसली दूसरे का भी होना ही होना है. सो टायरनी यानी जो अत्याचार है मेजॉरिटी कम्युनिटी का, वो ना सिर्फ दर्दनाक है माइनॉरिटी पे, बल्कि वो दोनों ही कम्युनिटीज़ को नुकसान पहुंचाएगा और बहुत हद तक बहुत डीप नुकसान पहुंचाता है. देयर इज़ अ सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसीज. ना पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की आत्मा है. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and those who have to live with its effect. सो एक लोकतांत्रिक जो शासन होता है उसमें ये ज़रूरी है कि आप पावर शेयरिंग करें उन लोगों के साथ जो इस जो डिसीजंस से प्रभावित होते हैं, जिनके ऊपर उस डिसीजंस का असर होता है और जिनको उन डिसीजंस के साथ जीना पड़ता है, उनसे भी वार्ता करें, उनसे भी संवाद करें, उनसे भी कंसल्ट करने के बाद ही डिसीजंस लें. People have a right to be consulted in how they are to be governed. और जनता को ये अधिकार है, लोगों को ये अधिकार है कि उनसे इस बात का सलाह मशवरा किया जाए कि उनके ऊपर कैसे शासन हो. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. Legitimate government, अब ये word legitimate यहाँ पे आया है. legitimate का मतलब होता है कि जो सरकार जनता द्वारा चुनी गई है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में और जनता द्वारा एक्सेप्टेड है, यानी जनता ये मानती है कि हाँ ये हमारी सरकार है. और लेजिटिमेट सरकार वो तभी मानी जाएगी जब वो जनता की पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करेगी सरकार में या डिसीजंस में, और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करेगी. एक्वायरिंग अ स्टेक मतलब उनकी भागीदारी. Let us call the first set of reasons as prudential and the second as moral. While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reasons emphasizes for the very act of power sharing as valuable. तो moral reasons जो है इस power sharing को value देते हैं, और जो prudential reasons हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो रिजल्ट्स निकलते हैं डेमोक्रेसी के या पावर शेयरिंग के वो अच्छे हों और वो देश को बढ़ाने वाले हों. तो यहाँ पे हम वर्ड मीनिंग थोड़ा देख लेते हैं. प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये दो टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है. प्रूडेंशियल का मतलब होता है बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशंस ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, यानी लाभ हानि को देखते हुए जो फैसले लिए जाते हैं, यानी जो कैलकुलेटेड फैसले होते हैं उन्हीं को हम प्रूडेंशियल बोलते हैं, यानी उसी चीज़ को हम प्रूडेंस बोलते हैं और फिर उसी से वर्ड बना है प्रूडेंशियल. राइट, सो वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एंड जिन सवालों से हमने शुरू किया था इस वीडियो को, पावर शेयरिंग को समझने का और पावर शेयरिंग से संबंधित वो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, तो हमें उन दोनों का आंसर मिल गया. हमें समझ में आ गया है कि पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए और पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल उसका कारण क्या है. एक तो पहला रीज़न है वो प्रूडेंशियल रीज़न है, जो कि इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोसाइटीज़ और सोशल ग्रुप्स विद इन अ पॉलिटिकल बाउंड्री. और दूसरा जो मॉरल रीज़न है वो सरकार का अच्छा और बुरा बिहेवियर के ऊपर है, कि सरकार जो है मॉरली सरकार का ये दायित्व है कि वो जनता से जिन पे वो शासन करती है उनको सम्मिलित करे, भागीदारी दे उनको डिसीजन मेकिंग में, ताकि डिसीजंस जो हैं वो जनता के फेवर में ज़्यादा हों और जनता के भले के लिए ज़्यादा हों. थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून. नेक्स्ट वीडियो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पे होगा. Don't forget to like, share and subscribe our video. Please subscribe our video to encourage us, and thank you so much for joining in. Stay tuned and please take care of yourself. Thank you. Bye bye.